हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने आपके सिर के ऊपर घूमता हुआ फैन देखा होगा। आपने जायंट व्हील को भी घूमते देखा होगा। तो फैन में भी रोटेशनल मोशन होता है और सर्कुलर मोशन होता है। जायंट व्हील में भी रोटेशनल मोशन होता है और सर्कुलर मोशन होता है। बट इन दोनों मोशंस के डिस्क्रिप्शन में एक हेयरलाइन डिफरेंस होता है। ठीक है, वो डिफरेंस को हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। और अब हम लोग उस डिफरेंस को एक बार फिर से आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। आपने से कोई बताएगा मुझे? यस प्लीज। Anybody? Okay, take the example of the ceiling fan. आपके सिर के ऊपर जो फैन है, these are the three blades of the fan. The entire fan is moving. The entire body of the fan is moving about an axis passing through its center. एक imaginary axis में यहाँ पे दे रहा हूँ, उसके अराउंड में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो जब पूरा ऑब्जेक्ट आपको एक एक्सिस के अराउंड घूमते दिखता है, तो we call it rotational motion. But now if you take a point on the tip and you concentrate only on this tip, so you will see that the tip is moving along the circumference of circle. एक्सिस तो अभी भी वही है, एक्सिस अभी भी यही होगा ना। लेकिन आप अगर देख रहे हो कि सिर्फ टिप पे फोकस कर रहे हो, तो टिप एक सर्कमफ्रेंस डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब आप किसी मोशन को ट्रेस करते हैं जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे घूमता है, ठीक है, देन दैट इज द सर्कुलर मोशन। अगर आपने एक और पॉइंट लिया, से दिस इज अनदर पॉइंट, आप इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं तो वो एक डिफरेंट रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। यू टेक अनदर पॉइंट एंड आप इस पे कंसंट्रेट करते तो एक डिफरेंट रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, हैविंग कॉमन एक्सिस। तो मैं सभी पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन को अगर कंबाइन कर दूं, सभी पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन को कंबाइन कर दूं अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैं इसको बोलूंगा रोटेशनल मोशन। तो सारे सर्कुलर मोशन अगर एक साथ क्लब कर दिए जाए छोटे छोटे सब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के, तो देन दैट बिकम्स रोटेशनल मोशन। सो बिफोर आई एंटर इनटू द रोटेशनल मोशन, एक्चुअली आपको ये डिफरेंस अपने दिमाग में रखना है ताकि आप रोटेशनल मोशन को बोल सके। इट इज द सम ऑफ सर्कुलर मोशंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। क्या है रोटेशनल मोशन? इट इज द सम ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इनवर्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग रोटेशनल मोशन के जो लॉज है, नियम है, उसको अप्लाई करने के लिए जिस किस्म के ऑब्जेक्ट को प्रिफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं इसे? रिजिड बॉडी। सबसे पहले अपने दिमाग में विचार आ जाएगा, व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिजिड बॉडी। हम रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? तो रिजिड बॉडी इज अ ऑब्जेक्ट whose geometrical shape and size do not change under the action of any external force। यानी कि if this is a बॉल, सपोज इसके ऊपर मैंने यहां से फोर्स लगा, आई वांटेड टू कॉम्प्रेस इट, आई वांटेड टू डिफॉर्म इट, मैं इसको इस तरह से पिचका देना चाहता था। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट अपने शेप और साइज में कोई वेरिएशन होने नहीं देता, भले ही मैंने इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया एक्सटर्नल साइड से, तो अगर ऐसा कुछ चेंज उसमें ना हुआ हो, ठीक है, तो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उसने अपने शेप को मेंटेन किया हो, इवन आफ्टर व्हेन द फोर्स वाज अप्लाइड टू इट, फोर्स लगा भी दिया तब भी उसका शेप मेंटेन रहेगा, ना उसका साइज बदला ना शेप बदला, तो हम बोलेंगे ये बॉडी को हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, ओरिजिनल साइज शेप मेंटेन रहता है। तो सच अ बॉडी इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। यानी कि रिजिड बॉडी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसका हम शेप डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया और यहां पर एक पॉइंट लिया और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मैं चेंज नहीं कर पाया, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रह गया इवन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। तो वो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस अभी भी मेंटेन्ड है, फोर्स लगा देने के पहले भी उतना डिस्टेंस था, फोर्स लगा देने के बाद भी सेम डिस्टेंस है। तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट के बीच के हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था, ऐसे कोई भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम चेंज ना कर पाए इवन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, यानी कि हम उसे डिफॉर्म नहीं कर पाए, तो सच ए बॉडी इज रिजिड बॉडी। शेप नहीं बदलेगा, साइज नहीं बदलेगा, तो हर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ही बच्चों। आई होप यू गेट दिस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। कहां पर? इन ए रिजिड बॉडी। समझ में आया बच्चों? ओके फाइन। इसके बाद अगर हम किसी रिजिड बॉडी के मोशन की बात करें, रोटेशनल मोशन की बात करें, तो इस बार मैं थोड़ा रिजिड बॉडी का शेप आपको अजीब और गरीब शेप दे रहा हूं जिसका कोई
ज्योमेट्रिकल नेम नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ रिजिड बॉडी, से आपने एक इरेगुलर शेप का स्टोन ले लिया, दैट बिकम्स अ रिजिड बॉडी, ठीक है। और इसको मैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव करवाना चाहता हूं, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये रिजिड बॉडी कितने पार्टिकल्स से बनी है, इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो लेट अस कॉल दिस एज पार्टिकल 1, दिस एज पार्टिकल 2 एंड से दिस एज अ पार्टिकल नंबर 3। तो अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स, उसमें से कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाता हूं, तो पार्टिकल 1 की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी हुई एंड वो इस रेडियस में गोल घूमता नजर आएगा। पार्टिकल 2 की एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ अलग वैल्यू हो गई और वो एक अलग सर्कल में आपको घूमता नजर आएगा क्योंकि रेडियस हैज चेंज। और पार्टिकल नंबर 3 की बात करूं तो उसके लिए एक अलग डिस्टेंस है और वो एक अलग सर्कल में आपको घूमता नजर आएगा। डू यू एक्सेप्ट? तो अगर रिजिड बॉडी का शेप कुछ भी रहे, लेकिन उसके सारे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हम बदल नहीं सकते, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जो कि हर पार्टिकल के एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस होगा, उसको रेडियस बनाकर सर्कल्स में घूमता नजर आएगा, ये मैं बोल सकता हूं। इसलिए मेरा स्टेटमेंट है कि whenever a rigid body performs rotational motion, the particles of the body moves in circles। हर एक पार्टिकल को देख लो, फिर वो एक्सिस से पास में हो या दूर में हो या बहुत दूर में हो, सभी के सभी पार्टिकल्स सर्कुलर ट्रैक में घूमते हुए नजर आ रहे हैं विद डिफरेंट रेडियस। ये बात समझ में आई बच्चों? अब ये पहले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मोशन ये रहा, तो दूसरे पार्टिकल के भी सेंटर ऑफ मोशन ये रहा, तो तीसरा पार्टिकल जो घूम रहा है उसका भी सेंटर ऑफ मोशन ये रहा, ठीक है। तो सभी पार्टिकल्स का जो कॉमन सेंटर ऑफ मोशन है, वहां से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसे हमने लेबल क्या किया बच्चों? इसको हमने लेबल किया एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हमने क्या लेबल कर दिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो द सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबको समझा क्या बच्चों? तो रिजिड बॉडी के बारे में हमने क्या क्या सीख लिया? एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसका शेप डिफॉर्म नहीं होता, मतलब कि उसके हर दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम कांस्टेंट मेंटेन रहता है, शेप नहीं बदलेगा, साइज नहीं बदलेगा। और जब वो रोटेशनल मोशन करेगा तो उसके अंदर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट रेडियस में सर्कुलर मोशन करते नजर आएंगे। उनका जो कॉमन सेंटर रहेगा उसको अगर हम एक लाइन पे लेकर आए तो उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। क्लियर? अब रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसकी हमें जरूरत पड़ती है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों देखिए, मोमेंट है, मूवमेंट नहीं है, इट इज नॉट मूवमेंट, ठीक है। MOMENT स्पेलिंग में ध्यान दो, MO है, MENT है, ये VE नहीं है। काफी बच्चे लिखते हैं गलती कर लेते हैं, पढ़ते हैं एक्चुअली गलती कर लेते हैं, मूवमेंट के बदले मूवमेंट पढ़ लेते हैं और लिखते हैं एग्जाम में मूवमेंट लिख देते हैं, ठीक है। मूवमेंट इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक अलग टर्म है, मूवमेंट इज अ वेरी डिफरेंट इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं बच्चों दैट इज मोमेंट, हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको समझने के पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में काफी चीजें सिमिलर होती हैं। कौन सी चीजें सिमिलर हो सकती है? तो लीनियर मोशन में बच्चों जिसको हम बोलते हैं से लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर हमारे पास इक्विवेलेंट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में भी हैव समथिंग कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, तो यहां पे भी हैव एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे भी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। वेरी गुड, ये कंपैरिजन पता है? ठीक उसी तरह से हम लोग लीनियर मोशन में जिसे कहते हैं मास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मास बच्चों, उसे हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सिंबल है कैपिटल आई, शॉर्ट में मैंने एब्रिविएट कर दिया MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंबॉलिकली इसको हम आई बोलते हैं, जैसे मास का सिंबल हम M लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई लेते हैं। द इक्विवेलेंट टर्म फॉर मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब बच्चों में ना थीटा, ओमेगा, अल्फा, इनको भी नया नाम देना चाहता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या नाम दे रहा हूं। लीनियर मोशन में जो टर्म है मास, उसका इक्विवेलेंट टर्म रोटेशनल मोशन में मैं देना चाहता हूं मोमेंट ऑफ मास।
मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, अब इनर्शिया वर्ड को बदल के मैंने मोमेंट ऑफ मास क्यों बोल दिया? तो बच्चों, इन योर लोअर क्लासेस आपने कॉज ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। ठीक, कॉज ऑफ इनर्शिया क्या था? तो आपने पढ़ा था कि मास प्रोवाइड्स इनर्शिया, मास प्रोवाइड्स इनर्शिया। नहीं याद आता है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा। अगर मैंने टेबल के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, ठीक है, तो ये क्यों खुद होके नहीं हिलता? इसका मास इसे अपने आप हिलने से रोकता है। ठीक है, इसका मास इसको यहाँ पे चिपका के रख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करके रख दिया है, तो इसलिए ये अपने आप मूव नहीं कर रहा। इसलिए इसके मास के अगेंस्ट मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, तब हम इसमें मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनर्शिया मतलब टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो भी एक एडिशनल पार्ट रहता है। तो टेंडेंसी ऑफ दिस बॉडी टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट किसके वजह से आया? उसके मास की वजह से आ गया। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट की कंडीशन को मेंटेन करे या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन को मेंटेन करे, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है बच्चों? मास की वजह से आती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो लीनियर मोशन में जिसे मैं मास कहता हूं, उसका इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं बोल रहा बच्चों, इक्विवेलेंट बोल रहा हूं। इक्विवेलेंट टर्म रोटेशनल मोशन में कहलाएगा मोमेंट ऑफ मास, एंड सिंस मास प्रोवाइड्स इनर्शिया, तो हमने उसे और एक नाम दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक उसी तरह से लीनियर मोशन में जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर मोशन में उसे मैं बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में उससे बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट हम रोटेशनल मोशन में क्या लाएगा? मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों, मोमेंट वर्ड मतलब कब आ रहा है? जब भी किसी लीनियर टर्म का मैं रोटेशनल या सर्कुलर इक्विवेलेंट वर्ड बनाता हूं, तो हम वर्ड मोमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये बात और है कि मोमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी तरह से मोमेंट ऑफ वेलोसिटी को आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से मोमेंट ऑफ मास को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो मोमेंट वर्ड हर बार तब इंट्रोड्यूस होगा जब हम किसी लीनियर इक्विवेलेंट टर्म को रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में कंसीडर कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और एक नाम क्या हुआ? मोमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी का नाम? ऑफ लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम? एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन नाम मोमेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम? ये समझ में आया बच्चों? और टर्म्स चाहिए तो वो भी दे देता हूं। लीनियर मोशन में जिसको हम बोलते हैं फोर्स, रोटेशनल मोशन में उसके लिए सिंबल है टॉर्क। तो का नया नाम क्या बनेगा बताओ जल्दी से? मोमेंटम वर्ड कहां से आ गया? मोमेंट। मूवमेंट तो बोलना मना किया, तुम और एक नए वर्ड पे चले गए, मोमेंटम। फिजिक्स में तो उसका मीनिंग और भी अलग हो जाता है। ठीक है, फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क है, तो टॉर्क का नया नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट, ये वर्ड बोलना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, समझा के क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो कभी भी रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन का इक्विवेलेंट वर्ड डिफाइन करेंगे, तो इस नाम के आगे मोमेंट जोड़ देना, तो आपको रोटेशनल मोशन वाले इक्विवेलेंट टर्म का नाम डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझा जाता है? ठीक है, तो बेसिकली हम कोई रोटेटिंग बॉडी के मास के रेफरेंस में बात करते हैं, तो वहां से रिलेटेड कंसेप्ट क्या आ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां से एक नया टर्म हम जनरेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये नाम ख्याल में आ रहा कुछ हद तक? अब इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको मैं सिंगल सिंगल पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स तक के ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाता हूं। सपोज दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। This is the point and this is the axis of rotation. I can call this as the distance of this mass m1 as a distance r1 from the axis of rotation. तो जब ये मास m1 सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा राउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैं बोलूंगा इस मास m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है i1, दैट इज मास 1 इनटू r1 स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है बच्चों कि हमें डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ता है, आपको इसे डायरेक्टली अभी अज्यूम कर लेना है।
तो मास इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये डिस्टेंस कैसा है गौर से देखना बच्चों, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने जो इसका डिस्टेंस लिया है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, तो डिस्टेंस को क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले पार्टिकल का मास इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखिए मैं आर को सिर्फ डिस्टेंस नहीं बोल रहा, आर को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यू ट्राई टू फॉरगेट द वर्ड परपेंडिकुलर, और मैं कम से कम आपके 10 एमसीक्यूज गलत करवा दूंगा। जब एमसीक्यूज डिस्कस करोगे इसके परपेंडिकुलर भूलना तो आपके एमसीक्यू गड़बड़ होना ये आपके ध्यान में आने लगेगा। एनीवेज, ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज मैंने आपको एक और पार्टिकल दिया एंड लेट अस कॉल दिस पार्टिकल हैज ए मास m2 एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस है दैट इज से r2। कैसा डिस्टेंस, अगेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अब ये जो m2 घूमेगा ये r2 रेडियस लेके गोल गोल घूमेगा अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं बोलूंगा कि सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2 एंड दैट इज m2 into r2 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा बच्चों। इसी तरह से मैं कोई एक थर्ड पार्टिकल ले सकता हूं हैविंग अ मास m3 एट अ डिस्टेंस r3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो भी सर्कुलर मोशन करेगा। तो देन आई विल हैव i3 इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर। ये भी समझ में आ रहा है। एंड सपोज दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पूरी जो सिस्टम है m1 m2 m3 मासेस वाली, उसके आखिरी पार्टिकल का नंबर है n, तो उसके मास को मैंने लेबल कर दिया एज mn। चलेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी को rn लेबल करूंगा। ध्यान रहे कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, और अब rn रेडियस को लेकर ये पार्टिकल सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस फाइनल पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं बोलूंगा in, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड दैट शुड बी इक्वल टू, बच्चों बच्चों क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए, वेरी गुड। अब मुझे ये याद करना है कि हर एक पार्टिकल जिसने सर्कुलर मोशन किया है उनका अगर मैं कॉम्बिनेशन कर लूं, इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन का मैं कॉम्बिनेशन कर लूं यानी कि एडिशन कर लूं, तो मुझे कौन सा मोशन मिलता है, मुझे इन सभी के सर्कुलर मोशंस को ऐड करके जो मोशन प्राप्त होता है उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, बशर्ते एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहे, सभी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन सेम रहे, तो इन सारे पार्टिकल्स का कंबाइंड मोशन रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो सपोज मैं इमेजिन कर लूं कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी थी, एक रिजिड बॉडी थी, शेप आप कुछ भी ले लो, रिजिड बॉडी होना जरूरी है, जिसमें m1 से लेकर mn तक पार्टिकल्स थे, m1 से लेके mn तक पार्टिकल्स थे। इन सारे पार्टिकल्स की r1 से लेकर rn तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पूरे रोटेटिंग बॉडी का, पूरे रोटेटिंग रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, लेट अस कॉल इट एज I। तो मेरा कहना है इट वुड बी द सम ऑफ पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह से ऐड करते करते आखिरी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये बात दिमाग में आती है? श्योर। अगर ये बात आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोल सकता हूं। मेरे पास I1 की वैल्यू अवेलेबल है, मेरे पास I2 की वैल्यू भी अवेलेबल है, मेरे पास I3 की वैल्यू भी अवेलेबल है। इस तरह से मेरे पास आखिरी पार्टिकल In की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अवेलेबल है। एंड इफ आई स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग देम, देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी वुड बी I1 के बदले m1 r1 स्क्वायर, I2 के बदले m2 r2 स्क्वायर, I3 would be replaced by m3 r3 स्क्वायर। इसी तरह से सारे मासेस और रेडियस के स्क्वायर डिस्टेंसेस ऐड करते चलूंगा, तो आखिरी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया would be mn rn स्क्वायर। ये समझ में आ रहा बच्चों? अब बच्चों इतने सारे जो एडिशंस है, मैथ्स में आपको इतने सारे एडिशंस का एक इक्विवेलेंट टूल दिया जाता है, एंड व्हाट इज दिस टूल कॉल्ड एज समेशन। समेशन मतलब एडिशन। तो हमारा कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर रोटेटिंग बॉडी I, दिस इज दैट I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi स्क्वायर। ठीक है, अब I क्या होता है, तो I का बच्चों हमने लोअर वैल्यू क्या लिया है 1, और I का वैल्यू बढ़ के 2 हुआ, 3 हुआ, ये 1 था, 2 3 4 5 करते 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 I की फाइनल वैल्यू मेरे को क्या मिली
n। तो ये जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दिस सिंबल i, और एंड में जो लिखा है दैट इज कॉल्ड द अपर लिमिट या फाइनल लिमिट ऑफ i। तो मतलब कि जितने भी एम आर स्क्वायर्स होंगे 1 से लेके n तक, सबका समेशन कर डालो। तो इतना लेंथी लिखने के बदले मैं इसे समराइज करके शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, where I should be considered as number of the lowest number particle to the highest number particle। तो लोएस्ट नंबर है 1, हाईएस्ट नंबर है जो लास्ट पार्टिकल का नंबर होगा वो। तो हमने अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल फार्मूला क्या बनाया बच्चों? ठीक है, दिस इज द फाइनल फार्मूला, I is equals to summation of mi ri square, where I starts from the lower value of 1 and ends at the upper value of n। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, समझ में आया क्या? इसमें हमने अब ये जो फॉर्मूला बना लिया है, इसके बेसिस पे हम आपको पूरी डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे सकते हैं। इसको अगर एक्सपांड करूं तो कैसा बनेगा? ये समेशन को मुझे एक्सपांड करने के बाद कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू में 1 डालूंगा तो m1r1 स्क्वायर, फिर समेशन क्या आया प्लस आई की वैल्यू 2 डालूंगा तो फिर मुझे मिलेगा m2r2 स्क्वायर, फिर m3r3 स्क्वायर, ऐसा करते करते पूरी रेंज आ जाएगी बीच में। और फिर आखिरी पार्टिकल के लिए जाऊंगा तो इट वुड बी mn rn स्क्वायर। एक्सपांडेड वर्जन ऐसा है, उसका कॉम्प्रेस्ड वर्जन ऐसा है। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, अब इसको शब्दों में अगर आप लिख पाए, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में लिख पाए, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन तैयार हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने सीखा है, समझा है, इसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन पार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ठीक है, ये कहीं से कहां रोटेट हो रहा? अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों दिस वाज ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, दिस वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आप कई बार ड्राइंग बनाते हैं, टर्निंग नहीं दिखाते हैं, जो हमारा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है, हम इसे रोटेट होते हुए नहीं दिखाते, ऐसा रोटेटिंग एरो दिखाना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ना दिस इज अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? हाउ मच वुड बी दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज डिफाइंड एज द सम, दिस इज द सम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट मतलब m1 into r1 स्क्वायर, m2 into r2 स्क्वायर, mn into rn स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन को क्या कहते हैं हम लोग? सम। बराबर है? तो हम क्या बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? इट इज द सम ऑफ, तो ये रहा हमारा सम। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट्स क्योंकि एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट्स किसके? m1 r1 स्क्वायर का प्रोडक्ट है, m2 और r2 स्क्वायर का प्रोडक्ट है, m3 और r3 स्क्वायर का प्रोडक्ट है, mn और rn स्क्वायर का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट किस किस का है? तो मास ऑफ ईच पार्टिकल m1 m2 m3 mn सब क्या है? मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा बच्चों स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कहां से गिन रहे हैं हम लोग? वेरी गुड, डायग्राम को याद कर लो। ये अगर m1 है तो ये r1 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये अगर m2 है तो ये r2 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। अब थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना, ये mn है तो rn उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो हमने सारे मासेस का और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट लिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन किया, और उन वैल्यूज का हमने क्या किया? सम लिया। तो हमें जो चीज मिली उस चीज को हमने नाम क्या दिया? आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे क्या डेफिनेशन? एक बार फिर से हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, कैसी बॉडी? रोटेटिंग रिजिड बॉडी। कहां पे रोटेट कर रही है? अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे डिफाइन करोगे? एज द सम। ये हमारा सम बच्चों, एडिशन, इसको हमने बोला है सम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किस किसका है? मास ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बच्चों? आप एक्सपांडेड वर्जन में लिखो या कॉम्प्रेस्ड वर्जन में लिखो, एक ही बात है। तो सेव टाइम हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे डिटेलिंग करना चाहते हैं तो आपको एक्सपांडेड वर्जन बताया, जहां आई की वैल्यू 1 से लेके n तक हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर? बेटा किसी के इधर में पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है, तो कृपया करके अपनी माइक बंद करें जिधर बर्ड्स चहचहाते हैं। ठीक है, बर्ड्स ने ट्यूशन फीस नहीं भरी है। फाइन, लेट्स कंटिन्यू।
अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंटिन्यूअस है, ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास एक रिजिड बॉडी इसमें M1 M2 M3 M4 Mn ऐसे कुछ पार्टिकल्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंटिन्यूअस है, मतलब पूरा का पूरा मास से फुल भरा हुआ है, कुछ भी जगह खाली नहीं है, पूरा मास से कंप्लीटली भरा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है, एम्प्टीनेस नहीं है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि रिजिड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, कंटिन्यूअस है। और यही फॉर्मूले को हम फिर मॉडिफाई कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बाय अनदर टूल ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज इंटीग्रेशन। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो सिंबल लगा है दैट इज दिस वे, ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। थोड़ा बड़े में बना देता हूँ, ये सिंबल है वो, इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने का एडवांटेज है बच्चों कि समेशन में अगर मान लेते हैं 1000 पार्टिकल है तो आपको 1000 बार वो एडिशन करना पड़ेगा, बराबर। समेशन जो लेना है आपको प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो समेशन 1000 बार लेना पड़ेगा। अगर 10,000 पार्टिकल्स का ऑब्जेक्ट होगा तो समेशन 10,000 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट इंटीग्रेशन क्या है, तो इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं मैथ्स में इंटीग्रेशन। इसमें हमारा कीवर्ड क्या है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, GRATE, इंटीग्रेट। और इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेट का, टू ऐड, टू जॉइन, टू कंबाइन, किसी को ऐड कर लेना या जोड़ देना या कंबाइन कर लेना, उसे इंटीग्रेट बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, वो सब इंटीग्रेटेड है अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कंबाइनिंगली इंटीग्रेट करके रखता है, मतलब जोड़ के रखता है, बराबर, समझ में इंटीग्रेट का मतलब, ठीक है। तो बच्चों एडिशन का ही एक सुपीरियर मेथड है इंटीग्रेशन। एडिशन में अगर मुझे 10,000 पार्टिकल्स लिए वर्क करना पड़ता तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, बट अगर मैं एक ही पार्टिकल के लिए एक्टिविटी करूं लेकिन रिजल्ट मुझे एंटायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मिल जाए, तो ये तो टाइम सेविंग हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक ऐसा एडिशन टूल है बच्चों जो हमें वर्क करना पड़ेगा एक बार, उसका इफेक्ट कैसे मिलेगा कि मैंने सारे पार्टिकल्स, अगर 10,000 पार्टिकल्स हो तो 10,000 पार्टिकल्स का जो समेशन देके लाया होता आंसर, उसके बराबर का आंसर मुझे एक ही बार की एक्टिविटी में मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज अ वेरी मच फास्टर वे ऑफ एडिशन, ये मैं बोल सकता हूं, टू गेट अ सिमिलर रिजल्ट। तो रादर देन गोइंग विद दिस समेशन एंड वेस्टिंग आवर टाइम, हम जा सकते हैं विद द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन वाली मेथड से अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो कैसे निकालेंगे, तो समेशन का सिंबल बदल जाएगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बदले बच्चों हमने लिखा आर स्क्वायर और मास के बदले हमने लिखा डीएम। नाउ यू मे आस्क मी व्हाट इज डीएम, व्हाट इज डीएम। तो बच्चों ये है मेरे पास एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास वाली रिजिड बॉडी, पूरा भर भर के इसमें खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, आप समझ लो दिस इज द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास वाली रिजिड बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोग कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, अगर हमें समेशन वाले अप्रोच से नहीं जाना है, इंटीग्रेशन वाली अप्रोच से जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो हम कोई भी रैंडम पार्टिकल ले लेते हैं जिसका, ये बहुत स्मॉल पार्टिकल होगा, बहुत स्मॉल, जिसका मास भी हम डीएम बोलेंगे। एम मतलब थोड़ा बड़ा पार्टिकल जिसका एक सफिशिएंट गुड मास है, डीएम बोले मतलब वेरी स्मॉल मास, मतलब बहुत छोटा सा पार्टिकल लिया जस्ट लाइक अ डॉट और उसका मास भी बहुत कम है। डी वर्ड हम जब भी लगाते हैं बच्चों, इसका मीनिंग आप समझ लेना, वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो ये पार्टिकल हमने लिया जिसका एक छोटा सा मास है, तो मैं बोल सकता हूं कि जिसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है उनको ये पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज कॉल्ड x, मतलब कि सब सारे छोटे छोटे dx को मैं जोड़ दूं तो x मिलेगा। अब जिसको इंटीग्रेशन आता ही नहीं, कुछ ऐसे बच्चे जिनको डॉक्टर बनना है उन्होंने मैथ सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, तो उन लोगों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाएंगे ताकि आप इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ सको। बच्चों सपोज दिस इज अ केक, ठीक है, और आपके बर्थडे में आपके अलावा 5 लोग और आए हैं, तो टोटल आप सबको केक बराबर बांटना चाहते हो तो कितने पीसेस बनाओगे, 5 लोग आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, ठीक है, आपके घर के लोगों को पकड़कर 5 लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, आपका बर्थडे है, ठीक है, घर के मेंबर प्लस बाहर के जो लोग आए वो टोटल 5 है, बताओ केक के कितने टुकड़े करोगे, क्यों खुद को नहीं खाना है क्या, उपवास है तुम्हारा, 6 पीस नहीं करो, खुद भी खाओगे ना। कमाल के लोग यार, बर्थडे बनाया नहीं लगता कभी। ठीक है,
देखो तो कितने पीस हो गए। तो इफ दिस इज अ केक, तो मैं बोलता हूँ एंटायर केक इज एक्स, एंटायर केक इज एक्स, केक को समझ लेते हैं अपन एक्स बोल रहे हैं। तो बच्चों केक का एक स्मॉल पीस इज डीएक्स, केक का स्मॉल पीस इज डीएक्स, ठीक है। अब कोरोना आ गया तो तुम्हारे घर में कोई नहीं आया, बर्थडे मनाया लेकिन तुम्हारे घर में कोई नहीं आया, तुम घर में अकेले रह गए। तो पहला डीएक्स भी तुम ही खाओगे, दूसरा डीएक्स भी तुम ही खाओगे, तीसरा डीएक्स मतलब केक का स्लाइस भी आप ही खाओगे। ऐसे सारे डीएक्स वाली जो स्लाइसेस है केक की वो सब कौन खाने वाला है? आप अकेले। तो सारे डीएक्स को आपने ऐड करके खुद ही खा लिया, मतलब आपने किसको खा लिया? सारे डीएक्स को आपने ऐड किया यानी इंटीग्रेट किया, तो आपको क्या मिला? पूरा केक मिल गया ना आपके पेट में। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज एक्स। केक की लैंग्वेज में समझा? तो अब मैं बोलता हूं बच्चों कि पहले पार्टिकल का मास dm1, दूसरे पार्टिकल का मास dm2, तीसरे पार्टिकल का मास dm3, चौथे पार्टिकल का मास dm4, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल होंगे, ठीक है। उन सभी डीएम का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? m। एंड व्हाट इज दिस m नाउ? वेरी गुड, एंटायर मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी, दैट वुड बी m। समझा क्या? तो इंटीग्रेशन के वक्त मैंने यहाँ पे डीएम दिखाकर क्या समझाने की कोशिश किया कि इंटीग्रेशन ऑफ जब आप डीएम कर रहे हो तो आपको इफेक्ट किसका मिलेगा? आपको इफेक्ट उस पूरे रिजिड बॉडी के एंटायर मास का मिलेगा। समझा क्या? तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कोई डीएम इमेजिन कर लो, इमेजिन ओनली वन सिंगल डीएम, और उसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको इनफैक्ट मिल क्या रहा है, मैं फिर से बताता हूं। ये मेरे पास रिजिड ऑब्जेक्ट है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और मैंने इसमें एक ही मास इमेजिन किया डीएम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी को ले लिया आर। एक ही पार्टिकल लिया तो R1 R2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंगल पार्टिकल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिंगल पार्टिकल। इसको मैं डी आई बोल देता हूं, डी आई मतलब छोटा पार्टिकल छोटा मास तो छोटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर अगर मुझे एंटायर मास चाहिए रहेगा तो एंटायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए रहेगा, यस और नो? तो मुझे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो उसी तरह से मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करके मुझे क्या देना है? आई। तो मैंने लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन किया तो मुझे राइट साइड में भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लियर क्या ये बात? लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करोगे तो राइट साइड में भी इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज i। i कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर रिजिड बॉडी। लेकिन उसके मैंने यूज क्या किया? एक ही पार्टिकल का मास और उसी एक सिंगल पार्टिकल का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन चूंकि मैं उसके बाद उसको इंटीग्रेट करने वाला हूं, मुझे इफेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिलेगा। डू यू नाउ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन? दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। मैथ्स की शक्ति का इस्तेमाल हम फिजिक्स में कर रहे हैं ताकि समेशन वाली जो लेंथी प्रोसेस है इसको हम बड़े आसानी से सिंगल स्टेप में निपटा दे पाए, वर्किंग फॉर अ सिंगल पार्टिकल रादर देन वर्किंग फ्रॉम ऑल द इनफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसने रिजिड बॉडी बनी हुई है। इतने सारे पार्टिकल्स की स्टडी करना है तो फिर ऐसे जाओ, और सिंगल पार्टिकल में चुटकियों में काम निपटाना है, इंटीग्रेशन वाली अप्रोच से जाओ। टाइम सेविंग है, कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है। उम्मीद करता हूं आपको समझा। अब मैथ्स में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो मैथ्स में इंटीग्रेशन में जो भी वेरिएबल्स एंड सिंबल्स रहेंगे सामने आते हैं, और उनका जो डी वाला टर्म रहता है वो एंड में आता है। डी वाला टर्म हमेशा मैथ्स वाले एंड में लेते हैं। तो मैथ्स की ही एक टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैथ्स वालों से पंगा नहीं लेंगे। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था याद है ना? इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमने इसको मॉडिफाई कैसे कर लिया कि हमारा फॉर्मूला मैथ्स टीचर्स के एडजस्टमेंट के हिसाब से चले, हमने स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पहले लिख लिया और डीएम वाला टर्म, डी वाला टर्म एंड में डाल दिया। समझ गए चीज? जस्ट टू मेक इट वेरी सिमिलर टू योर मैथ्स टीचर्स व्हाट दे टीच।
नहीं तो हम ऐसे भी लिखे तो बात सही है, ऐसे लिखे तो भी बात सही है, लेकिन ये फॉर्मूला आपके मैथ्स टीचर्स के द्वारा बताए हुए इंटीग्रेशन नियमों के तहत आता है। मैथ्स टीचर्स कभी भी इंटीग्रेशन का सिंबल सबसे पहले लगाते हैं, जिस टर्म को इंटीग्रेट करना है उसे पहले लिखते हैं, और फिर डी वाला जो उनके उसमें एक्स रहता है हमेशा, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता एक्स उनका कौन है। मेरे लिए तो भी केक था, ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए रिजिड बॉडी तो भी है, ठीक है, डीएम बोलता मास तो है, उनको उनका डीएक्स पता ही नहीं रहता, ठीक है, एक्स मतलब अननोन, ठीक है। तो हर अननोन चीज के ट्रू है, तो हमारी डीएम यानी मास के लिए भी वो चीज ट्रू है। हम लोग इस अननोन क्वांटिटी डीएक्स को जैसे एंड में रखते थे, यहाँ पे हमने डीएम को एंड में रखा है, चलेगा। इसलिए अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ये एग्जैक्टली यही चीज है, और से देख लो, आई के लिए आई, समेशन के बदले इंटीग्रेशन, मास के बदले डीएम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बदले आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्लैरिटी आई, बिल्कुल कंसेप्चुअली सेम है, सिर्फ समेशन के बदले इंटीग्रेशन आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यूनिट बना के चाहिए, तो क्या यूनिट बनेगा? मास यूनिट क्या रहता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मास के लिए केजी डाल दिया, बीच में प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाइड बाय, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले दिया, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्क्वायर ऑफ मीटर, ये समझा? तो केजी मीटर स्क्वायर बिकम्स द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में लेना चाहता हूं, तो केजी के बदले ग्राम और मीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस बिकम्स इन सीजीएस सिस्टम एंड दिस वाज इन एसआई सिस्टम, ठीक है। अब अगर आपको ये पता चल गया कि यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, और मैं अगर आपसे पूछ लूं कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस क्या है, मैं आपके लिए एमएलटी लिख देता हूं। केजी रिप्रेजेंट्स व्हाट? मास, लेंथ या टाइम, रेस टू पावर कितनी बार है, तो मैंने मास का पावर 1 बना दिया। मीटर किसका यूनिट है? मास का, लेंथ का है, टाइम का? लेंथ का। कितनी बार लेंथ रेज्ड है, तो मैं यहां लिख दूंगा 2। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टाइम फैक्टर इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे 0, या फिर सीधे सीधे आप एम एल स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 इज द सेम थिंग, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज गॉन, 1 रहता हो, छोड़ दिया, तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, दैट बिकम्स डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, हर चीज समझ में आया होगा। अब सेपरेटली कभी कभी पूछते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, या फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शब्द कुछ भी रहे, आपके पास आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले आप फॉर्मूले को याद कर लो, हमारे पास क्या था, तो इंटीग्रेशन ऑफ मास into square of perpendicular distance of that mass from the axis of rotation, बराबर। तो क्या मैं क्लेम करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, तो आपका ये वर्ड तो फुलफिल होगी। फिर अगर आपको डायग्राम याद है, दिस वाज रिजिड बॉडी, दिस वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और यहां पे हमारा था डीएम, तो आर क्या इंडिकेट करता है, तो आपके अभी तक की भाषा में इट वाज रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच डीएम इज सपोज्ड टू डू सर्कुलर मोशंस। अब मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में पुटअप करता हूं, क्या है कि फिजिक्स कई बार लैंग्वेज थोड़ी घुमा देती है, तो बच्चे लोग कंफ्यूजन में आने लगते हैं। ध्यान से सुनना और समझना, कोई नया कंसेप्ट नहीं परोस रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं। सोचो कि यहां पर आर की वैल्यू 2 मीटर थी, और मैंने डीएम यहां लेने के बदले यहां लिया, इस पॉइंट के बदले यहां लिया, तो अब मेरे को आर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो समथिंग ग्रेटर देन 2, लेट अस कॉल दैट एज 3 मीटर, बराबर। अगर डीएम मैंने यहां लेने के बदले वहां लिया तो चलेगा सर? ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, डीएम इज एनी पॉइंट इन द रिजिड बॉडी, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैंने मास यहां लिया, तो मैं बोलूंगा ये आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मास कितने दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हमें बता रहा है। अगर मैंने डीएम यहां लिया, तो ये वाला जो आर है वो मुझे बता रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास कितने दूर खड़ा है, तो वो दूरी का अंदाजा दे रहे हो।
एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा मास कितने दूर खड़ा है, इसको हम बोलते हैं आर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप डीएम की भाषा में नहीं समझते तो m1 m2 बता दूं, ज्यादा कन्वीनियंट और इजी हो जाएगा। ठीक है, रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन, m1 मास ये रहा तो उसकी दूरी r1, तो मैं बोलूंगा r1 is 2 मीटर्स, तो m1 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 मीटर्स की दूरी पर है। ठीक है, देन आई गिव यू सम अनदर मास m2 और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी आप लेते हैं r2, तो मैं बोलूंगा r2 is 3 meters, तो m2 is distributed at a distance of 3 meters from the axis of rotation। समझ रहा क्या? तो r को हमने किस वर्ड्स में डिफाइन किया समझ रहे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे चल के हम इसको एक और अच्छा वर्ड देने वाले हैं, जो वर्ड रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। मे बी इन नेक्स्ट एपिसोड और 2 एपिसोड फ्रॉम नाउ हम उसकी भी डिस्कशन करते रहेंगे। उसके लिए भी वर्ड यही चलता है, दैट इज मच मोर बेटर वर्ड रादर देन आर, वी कॉल इट रेडियस ऑफ गायरेशन। एक अलग चीज रहती है, वो भी यही चीज है, बेटर देन दिस आर। उसको हम सिंबल देते हैं के, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। आपको ये मास वर्ड तक समझ में आया बच्चों? ठीक है, हमारे फॉर्मूले में आता है ना, अगर मैं समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर भी लिखूं, ठीक है, तो इसमें मास आ गया और ये आर आई स्क्वायर में का जो आई है, सॉरी क्या है, आर, वो डिस्ट्रीब्यूशन मास है। ठीक है, तो आपको अभी तक इतने दो वर्ड समझ गए होंगे। नाउ व्हेन वी प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर, आप देखोगे कि अगर मैं रिंग लेता हूं, रिंग, हॉलो रिंग, चूड़ी समझ लो, चूड़ी, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर। अभी का तो मैं ऐसे बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको डिस्क देता हूं, जैसे खाना खाने की थाली, इसको हम डिस्क बोलते हैं, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। अगर मैं आपको स्फीयर दूं, स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे। बच्चों शेप बदल रहा है, रिंग से डिस्क, डिस्क से स्फीयर, तो शेप बदल रहा है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले बदल रहे हैं? यस और नो? ये आपको कैसे बदलते हैं हम आगे बताने वाले हैं, बट अभी का ये आंसर कंप्लीट कर रहा हूं इसलिए। मास और डिस्ट्रीब्यूशन मास का आपको फॉर्मूले से समझा, ये रहा मास, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, इसका लेकिन शेप बदलते जा रहा है, तो फॉर्मूले में कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स आ रहे हैं, उससे हमारे फॉर्मूले में चेंज और आता है। साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, साइज ऑफ द बॉडी, मान लो एक छोटा रिंग देता हूं और एक बड़ा रिंग देता हूं, तो क्या लगता है आपको? इसके लिए आर इतना हो गया और इसके लिए आर इतना हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा अलग अलग आएगा? अच्छा, लेकिन ये छोटा जो था ना रिंग, छोटा रिंग, ठीक है, इसका मास मैं देता हूं 1 kg और बड़े रिंग का भी मास 1 kg ही देता हूं। मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन भी दोनों में सेंटर से जा रही है। वेरी गुड, क्योंकि साइज बदल गया है। घुमा फिरा के गौर से देखे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल गया है। यस और नो? यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा डिस्टेंस पे। ठीक है, अभी डिस्क के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे के पॉइंट, इस पॉइंट नंबर 3 के साथ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, डिस्क के लिए जब हम ऐसे वर्टिकल एक्सिस लेते हैं पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन अगर मैंने एक्सिस को बदल के डायमीटर बना दिया, ठीक है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है एम आर स्क्वायर बाय 4। मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का मैं पोजीशन और ओरिएंटेशन बदल दूं, पहले पोजीशन ऐसी थी अब वैसी होगी, मतलब उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन बदल दिया, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यूज में फर्क पड़ता है। ये भी जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा, अभी से ख्याल में नहीं आएगा। ठीक है, ख्याल में आ रहे हैं फीचर जो अभी तक बोला है कुछ ना कुछ, इतना तो पक्के ध्यान में रहेगा, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अभी का ये ध्यान रखो कि एक्सिस की पोजीशन और ओरिएंटेशन बदल दोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में चेंज आता है, और ऑब्जेक्ट का शेप बदल दो या उसका साइज बदल दो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में चेंज होता है। ये वाली चीजें जो है ये हम इस चैप्टर के आगे में जैसे से पढ़ेंगे डिटेल्स में, तब आपके ख्याल में आएगा। बच्चों इसके अलावा एक पॉइंट और है जो आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना है, बोर्ड्स के लिए नहीं, दैट इज टेम्परेचर। एंड नाउ हाउ डज टेम्परेचर चेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये काफी किताबों में डिस्क्राइब्ड नहीं है, स्पेशली आप में से जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोगों ने इसको बहुत ध्यान से समझना। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था समेशन या इंटीग्रेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ठीक है, जैसा भी आप बोले।
बच्चों टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट पहले इस साइज का था, तो आपने ये पढ़ा है कि ऑन हीटिंग थिंग्स एक्सपांड। तो बच्चों अगर मान लेते कि ऑब्जेक्ट एक्सपांड होके इतना हो गया, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन मास इतना था, डिस्ट्रीब्यूशन मास ज्यादा दूर नहीं चला गया। तो फिर यानी कौन बढ़ गया बच्चा, आर स्क्वायर वाला आर बढ़ गया। तो बच्चों अगर राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर वाला आर बढ़ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वाइस वर्सा टेम्परेचर कम करो तो सब चीजें उल्टी हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन मास, एंड इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। तो ये फैक्टर को निग्लेक्ट मत करना इफ यू आर फेसिंग एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब मैंने अभी तक आपको बता दिया व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। तो आज के एपिसोड में इतना ही बच्चों। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आते हैं, क्या आते हैं, क्यों रहते हैं वैसे, ठीक है, और फिर रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आप सबको। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। कीप कंप्लीटिंग योर होमवर्क एंड ट्राई सेंडिंग देम टू मी। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय एवरीबॉडी।